2020 में मैंने नग्नता के ऊपर 2 वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ इस टॉपिक पर भाषण नहीं दिया था बल्कि खुद नंगे होकर दिखाया था। क्योंकि इस चैनल पर मैं कोई भी वीडियो सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं बनाता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ वही बातें कहता हूँ जिनको मैं खुद जीता हूँ। क्योंकि नग्नता एक टैबू टॉपिक है और नग्नता और अश्लीलता में बहुत बारीक भेद है। इससे कई बार YouTube के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि किस वीडियो को वो अश्लील माने और किस को सिर्फ नग्नता के दायरे में रखे। तो मेरी 2 वीडियोज में से एक वीडियो को तो YouTube ने डिलीट कर दिया और एक वीडियो YouTube ने रहने दिया। जिस वीडियो को YouTube ने डिलीट कर दिया, बहुत दोस्तों की मांग थी कि मैं उस वीडियो के उस हिस्से को ब्लर कर दूं, जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट हुआ, और उस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूं ताकि उसमें जो बातें बताई गई है कम से कम लोग उसको सुन सकें। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं उसी पिछली वीडियो को एडिट करके डाल रहा हूँ। उसमें जो नग्नता का हिस्सा है या आप कह सकते हैं जो प्राइवेट पार्ट है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसके आगे कोई इमोजी लगा दी गई है और बाकी वीडियो वैसा का वैसा ही है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि मैंने नग्नता के ऊपर जब 2 वीडियो डाली थी, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर होंगे जो सोच रहे होंगे कि हो सकता है इसने नग्न होकर वीडियो ना बनाई हो, ऐसे एडिट करके बना दी और झूठ कह रहा हो। तो जो एक वीडियो YouTube ने डिलीट नहीं की है जिसमें मैं पूरी तरह से नग्न हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आज के वीडियो को एंजॉय कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मिस्टिक और आप देख रहे हैं वर्जित सत्य चैनल। इस चैनल पर जो पिछला वीडियो था वो न्यूडिज़म के ऊपर आधारित था, वो नग्नता के बारे में था। और जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि उस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, तो आज का जो वीडियो है वो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। यानी आज का वीडियो भी नग्नता के बारे में है, न्यूडिज़म के बारे में है। आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहूँगा कि जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने सिर्फ भाषण नहीं दिया था बल्कि स्वयं नग्न होकर दिखाया था, वैसा ही इस वीडियो में भी मैं नग्न होने वाला हूँ। इसलिए जिन लोगों को भी नग्नता से परहेज है या जिन्हें भी लगता है कि एक इंसान को नग्न देखने से उनका कोई नुकसान हो जाएगा, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, इससे आगे ना देखें। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल आए। आज की इस छोटी सी वीडियो में यह मुमकिन नहीं कि उन सारे सवालों के जवाब दिए जाएं, लेकिन 2 सवाल हैं जिनके जवाब आज की वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि अगर सभी लोग आपकी बात मानकर नंगे रहने लगे तो हम में और जानवरों में फ़र्क क्या रह जाएगा, यानी इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। और दूसरा सवाल है कि जो आप बता रहे हैं नग्नता के बारे में, उसका फ़ायदा क्या है। अगर हम आपकी बात मानें तो क्या बेनिफिट मिलेगा, एक व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा और समाज को क्या फ़ायदा होगा। तो इन्हीं 2 सवालों के जवाब ढूंढने की तलाशने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो के बाद 2 डोनेशंस आई, तो उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने डोनेशन दिया है। पहली डोनेशन जो थी वो 11,000 रुपयों की थी। यह डोनेशन जिनकी तरफ से है वे लोग अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, इसलिए मैं उनका नाम इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उनका नाम लिए बिना ही उन्हें धन्यवाद ज़रूर कहना चाहूँगा। और 11,000 रुपये की डोनेशन उन लोगों ने दी है और 1,000 रुपये की डोनेशन आई है जोगा सिंह जी की तरफ से, तो जोगा सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आप लोग भी वर्जित सत्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डोनेशन की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप लोग भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल कि अगर सभी लोग आपकी बात मानकर नंगे रहने लगे तो इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कभी नहीं कहा कि सभी लोग नंगे रहने लग जाएं, ना ही इस वीडियो का यह मकसद है कि सभी लोगों को कहा जाए कि वो नंगे रहने लगें, बल्कि मैंने हमेशा कहा है कि जो लोग नंगे रहना चाहते हैं उन्हें नग्न रहने का अधिकार होना चाहिए। और इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो जो लोग भी नंगे रहना चाहते हैं उन्हें पब्लिक प्लेस हो या फिर प्राइवेट प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस पे तो खैर नग्न रहने का अधिकार है ही, उसको छीनना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर भी नग्न रहने का अधिकार इंसान को मिलना चाहिए।
अब बात आती है कि इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा अगर कुछ लोग या काफ़ी सारे लोग नंगे रहने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर्कस में बंदर होता है जो खुद से ही कपड़े पहन लेता है, तो क्या वो बंदर इंसान बन गया? अगर कपड़े पहनने से ही जानवर और इंसान का फ़र्क मिट जाता है तो क्या सर्कस का बंदर जो कपड़े पहन लेता है वो इंसान है? और फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो इस तरीके का सवाल कर रहे हैं कि अगर फ़र्क ही पैदा करना है तो फ़र्क कई तरीक़ों से पैदा किया जा सकता है, सिर्फ कपड़े पहनकर ही क्यों? आप कपड़े ना पहने एक टीका लगा लें, जानवर टीका नहीं लगाता, हो गए आप जानवर से अलग। आप कपड़े ना पहने हाथ में एक बैंड बांध लें, जानवर बैंड नहीं बांधता, हो गए आप जानवर से अलग। तो क्या इस तरीके से जानवर से अलग होकर आपको संतुष्टि मिलेगी? मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनका असली सवाल ये नहीं है कि हम जानवरों से अलग कैसे दिखें या कपड़े पहन के हम जानवरों से अलग हो जाते हैं और जानवरों से अलग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, असली सवाल तो पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। उनका असली सवाल ये है कि हम अपने जो यौनांग हैं उनको ढकते हैं और जानवर अपने यौनांगों को नहीं ढकते। ये फ़र्क है हम में और जानवर में। तो ऐसे लोगों का मानना है कि कपड़े जो हैं वो इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि शरीर का कोई अंग ऐसा है जिसको दिखाया नहीं जाना चाहिए और जिसको देखना भी नहीं चाहिए। हालांकि अलग बात है कि भारत में पॉर्न खूब देखा जाता है, लड़के लड़कियां सभी देखते हैं, लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पे ये लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमारे कुछ अंग हैं जिन्हें नहीं देखा जाना चाहिए और नहीं दिखाया जाना चाहिए, यौनांग, और उनको ढक के रखना चाहिए और कपड़े इसलिए पहने जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं, इतिहास को खंगालते हैं, तो हमें पता लगता है कि कपड़े पहनने की जो शुरुआत हुई वो इस कारण से नहीं हुई, बल्कि कारण बिल्कुल उल्टा था। ऐसा कहा जाता है कि इंसान जो था वो पहले जानवरों जैसा ही था और उसके शरीर पे काफ़ी सारे बाल थे, और जिस प्रकार जानवर के बाल उसको सर्दी से और धूल से बचाते उसी प्रकार इंसान के बाल उसे धूल और सर्दी से बचाते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान के बाल जो है वो कम होते गए शरीर पे, जिससे कि उसे सर्दी लगने लगी। तो उस सर्दी से बचने के लिए इंसान ने फिर पत्तों के कपड़े या धीरे धीरे जो भी उसके पास फाइबर उपलब्ध था, कॉटन वगैरह, उसके कपड़े पहनने शुरू किए। तो इतिहास से तो हमें पता लगता है कि इंसान पहले जानवर था, अब वो जानवर से थोड़ा अलग हो गया, उसके बाल कम हो गए, तो वापस जानवर जैसा बनने के लिए उसने कपड़े पहनने की शुरुआत की ताकि वो फिर से वैसा ही बन सके कि उसे सर्दी ना लगे। तो ये जो पूरा सिलसिला है कपड़े पहनने का, शुरू तो यहाँ से हुआ था कि हमें जानवरों जैसा बन जाना है। जानवरों से हमें एक कमी आ गई हमारे अंदर, जो जानवरों में वो कमी नहीं है, और हमारे अंदर कमी आ गई है कि हम सर्दी गर्मी से नहीं बच पाते हैं। तो जानवरों जैसा बनने के लिए कि जैसे जानवर सर्दी गर्मी से बच जाते हैं, हम कपड़े पहने। अब ये शुरू तो यहाँ से हुआ था कि हम जानवर जैसे बने, और बात कहाँ तक पहुँच गई कि आज लोग कह रहे हैं कि हमें जानवरों जैसा नहीं बनना इसलिए हम कपड़े पहन रहे हैं। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मनुष्य चलता कहाँ से और पहुँच कहाँ जाता है। इंसान चलता तो खुशी की तरफ है, पहुँच जाता है दुख की तरफ। वो सोचता है कि मैं यह पद पालूँ या प्रतिष्ठा पालूँ या पैसे पालूँ या यह रिश्ता मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जब चीज़ें मिल जाती है तो देखता है कि खुशी तो नहीं आई, दुख आ गया। तो इंसान का जो ये सफ़र है वो बहुत अजीब है। वो चलता कहीं और है, पहुँचता कहीं और है, जाता किसी और दिशा में है। और ऐसा ना हो इसके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आज जैसा कि हम नग्नता पे चर्चा कर रहे हैं, तो इन बातों से कम हमें नग्नता के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आ सकेगी। तो जैसा कि हमने देखा, इतिहास में सबसे पहले कपड़े पहने इसलिए गए ताकि हम जानवरों जैसा बन सकें, जानवरों के जैसा सर्दी गर्मी से बचाव कर सकें। उसके बाद समय जब थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद भी कपड़े इसलिए नहीं पहने गए कि यौनांगों को ढकना है। उसके बाद कपड़े इसलिए पहने गए ताकि स्टेटस का, क्लास का पता लग सके। एक ज़माना था जब गुलामों को बाज़ार में नंगे ही टहलाया जाता था, और उसी बाज़ार से स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी गुजरते थे, और गुलामों को नंगा देख के उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जो गुलाम नहीं थे वो कपड़े पहनते थे। तो वहाँ पे कपड़ा जो था वो स्टेटस और क्लास बताने के लिए था, वहाँ पे यौनांगों को ढकने की बात नहीं थी। और आज भी कपड़ा जो है वो स्टेटस और क्लास बताने का जरिया है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फटे पुराने कपड़े पहन लें, आप घिसी चप्पल, हवाई चप्पल पहन लें और किसी पुलिस थाने में कोई FIR लिखाने जाएं, देखिए थानेदार आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। और फिर उसके बाद कभी कोट पैंट पहन लें, अच्छा सूट पहन लें महंगा, और उसके बाद उसी थाने में जाएं और फिर देखें थानेदार आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। तो कपड़ों से आज भी स्टेटस और सिंबल जांचा जाता है। और अगर आपने कोई भी कपड़े ना पहने हो, सिर्फ एक कच्छा पहना हो जैसा कि मैंने इस वक्त पहना है, तो इस कच्छे से भी
देखा जाता है आपकी क्लास क्या है। अगर आपने जॉकी का कच्चा पहना है तो आपकी क्लास अच्छी मानी जाती है और आपको एक अलग तरीके की इज्जत दी जाती है, और अगर आपने मेरी तरह एक मामूली कच्चा पहना हुआ है तो आपको उस तरीके की इज्जत समाज में ज़्यादातर जगहों पे नहीं दी जाती है। तो इस समय मेरे शरीर पे क्लास का जो एक प्रतीक है यह कच्चा, इसको भी सबसे पहले तो मैं उतार देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय मैं आपके सामने पूरी तरीके से नंगा हो चुका हूँ। यहाँ पे ये बता दूँ कि नंगा होना और कपड़े उतारना दोनों बहुत अलग अलग बात है। कपड़े तो जैन मुनि भी उतारता है और नागा साधु भी उतारता है, लेकिन नंगे होने का मतलब है कि अगर आप नंगे होते हैं तो आपको इस बात की परवाह नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। ये नंगे होने का असली मतलब है। जो जैन मुनि है उसको परवाह है लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो एक ख़ास समुदाय के प्रति, मतलब एक ख़ास समुदाय से इज्जत लेने के लिए नंगा हो रहा है, और नागा साधु का भी यही हाल है। तो उसे हम वास्तव में नंगा होना नहीं कहेंगे। वास्तव में जब आप नंगे होते हैं तो उसका मतलब है आपको इस बात की परवाह नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप मानसिक तौर पे इस चीज़ से आज़ाद हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने नंगा हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इंसान नहीं रहा। मैं अभी भी उतना ही इंसान हूँ जितना मैंने जब कच्चा पहना था तब था। और अगर आप देखें हमारे समाज में जैसे बहुत से उदाहरण हैं। कई थानेदार ऐसे हैं जो कि गरीबों की एफआईआर नहीं लिखते, उन्हें बहुत बुरी तरीके से डांट डपट के भगा देते हैं, कई बार मारते भी हैं, जबकि एफआईआर लिखवाना उनका हक है। बल्कि घटनाएं तो यहाँ तक है कि बलात्कार पीड़िता के योनि में पत्थर भर दिए। मगर ये थानेदार तो कपड़े पहनते हैं। तो वो इंसान है या मैं इंसान हूँ जिसने इस समय कपड़े नहीं पहने हुए हैं? ऐसी औरतें हैं जो दहेज के झूठे इल्ज़ाम लगा देती है पुरुषों पे, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो औरतें कपड़े पहनती है, वो ज़्यादा इंसान है या मैं ज़्यादा इंसान हूँ? तो मुझे उम्मीद है कि पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कपड़ों का संबंध इस बात से नहीं है कि आप जानवरों से अलग हो जाएं। जानवरों से अलग होने का जहाँ तक मामला है तो कुछ चीज़ों में हम जानवर ही हैं बायोलॉजिकली, या हम कहें कि शरीर की जहाँ तक बात है हम जानवर ही हैं, हम उससे अलग हो ही नहीं सकते। जानवर को भी भूख लगेगी, हमें भी भूख लगेगी। कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम जानवर से अलग हो जाए। जानवर को भी उसको पॉटी आएगी, हमें भी आएगी। तो शरीर का जो लेवल है वहाँ पे हम जानवरों से अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, जब मन का लेवल शुरू होता है वहाँ पे हम जानवरों से अलग हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई जानवर बैठ के चिंता नहीं कर सकता कि मेरा पड़ोसी जो है वो IAS बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाया, तो इसलिए जानवर दुखी हो जाए। जानवर ऐसा नहीं कर सकता। जानवर तुलना नहीं कर सकता इस तरीके की। जानवर कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ सकता। मैं उन जानवरों की बात कर रहा हूँ जो प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक तरीके से जी रहे हैं। इंसानों के साथ जो जानवर जी रहे हैं या जिनको इंसानों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है जिनके ऊपर, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। लेकिन प्राकृतिक वातावरण पे जानवर इस तरीके की चिंताएँ नहीं कर सकता। तो उसका जो मन है वो हमसे अलग है। जानवर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता। जैसे जानवर कभी इस चिंता में नहीं खो सकता कि जीवन का अर्थ क्या है। तो मन की जहाँ तक बात है, हमारा मन जानवरों से अलग है। हम कपड़े पहने या ना पहने, दोनों ही स्थितियों में हम इस मामले में जानवर से अलग हैं और शरीर के मामले में अलग नहीं हैं। इसके अलावा हम जो हमारे अंदर कंपल्सिव थॉट्स चलते हैं उनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। जानवर के अंदर ये क्षमता भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर इस तरीके के कंपल्सिव थॉट्स नहीं चलते हैं जहाँ तक हम समझ पाते हैं। जब जानवर के दिमाग में घुस के तो कोई नहीं जानता। तो मुझे उम्मीद है पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कपड़ों का संबंध इस बात से नहीं है कि इंसान जानवरों से अलग दिखे। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये है कि नग्नता को अगर लोग अपनाते हैं समाज में तो इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, नग्नता के बहुत सारे फ़ायदे आपको सर्च करने पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा गूगल करने पे, क्योंकि गूगल जो है वो काफ़ी चीज़ें सेंसर करता है। बेहतर होगा आप किसी अच्छे सर्च इंजन का इस्तेमाल करें जैसे डकडकगो। बहरहाल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नग्नता के जो फ़ायदे मिल जाएंगे उसमें सेहत से संबंधित फ़ायदे होंगे, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित फ़ायदे होंगे। तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। मैं आपको कुछ और फ़ायदे बताऊँगा और उन फ़ायदों को बताने के लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। पहला उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि जो पॉर्न साइट्स हैं उस पर बहुत सारी लड़कियों की वीडियोज़ हैं जो उनके बॉयफ्रेंड ने रिकॉर्ड की थी और बाद में अपलोड कर दी। तो जब रिकॉर्ड की थी तब उन लड़कियों
को ये पता नहीं था कि ये बाद में उनके जो बॉयफ्रेंड है वो उन वीडियोज़ को सार्वजनिक कर देंगे। वो लड़कियां जो थी वो प्रेम में थी, इमोशन में थी, तो जो वो सेक्स वगैरह कर रही थी उसको उन्होंने रिकॉर्ड होने दिया। तो उस आर्टिकल में ये बता रखा था कि लाखों लोग की लड़कियों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं, लाखों लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है और कई जो हैं वो कहीं जॉब नहीं कर पा रहे, स्कूल कॉलेज में बहुत शर्मिंदा है क्योंकि उनकी वीडियो जो है नेट पे आ गई है और उनके ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में सबको पता लग गया है। तो अगर समाज में नग्नता जो है वो सहज स्वीकृत हो जाएगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी नहीं। किसी लड़की की वीडियो अगर नेट पे आ जाती है तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कितनी सारी लड़कियां जो है वो सुसाइड करने से बच जाएंगी, उनको जो ये मानसिक दुख होता है इससे बच जाएंगी। तो क्या हम नहीं चाहते कि वो लड़कियां जो है इस चीज़ से बचें, इस दुख से बचें? अगर चाहते हैं तो हम नग्नता की सहज स्वीकृति के लिए, समाज में सहज स्वीकृति के लिए प्रयास क्यों नहीं करते। और मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस लड़के ने, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उस लड़के ने उस लड़की के साथ सेक्स किया और वीडियो बनाई, उसको बताया कि ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं ही देखूंगा, और बाद में इंटरनेट पे डाल देता है, तो उस लड़के का दोष जो है वो ये है कि उसने उस लड़की की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा, प्राइवेसी का दुरुपयोग किया। यह तो उस लड़के की गलती है और इस गलती की लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा, इसके आगे चल के जो तकलीफ़ लड़की को हो रही है, समाज में जो शर्मिंदगी हो रही है और स्कूल कॉलेज में जो सब देखते हुए हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इस सब का जिम्मेदार वो लड़का कतई नहीं है। इस सब का जिम्मेदार तो हमारा समाज है जो नग्नता को गलत मानता है, जो ये मानता है कि किसी लड़की की अगर नग्न तस्वीर जो है, नंगी तस्वीर या वीडियो आ गई है नेट पे या सार्वजनिक हो गई है तो उस लड़की में कोई कमी आ गई या उस लड़की पे हंसना चाहिए। तो हम इस समाज को सजा देने की तो बिल्कुल नहीं सोचते, हम इस समाज को बदलने की नहीं सोचते। हमारा सारा गुस्सा जो इस समाज के लिए निकलना चाहिए वो उस लड़के पे निकलता है। मैं उस लड़के के बारे में नहीं कह रहा उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती जहाँ तक है वो मैं कह रहा हूँ, उसकी गलती है कि उसने लड़की की प्राइवेसी का दुरुपयोग किया है। जब तक कोई व्यक्ति ना चाहे उसकी फ़ोटो उस व्यक्ति की मर्जी के बिना सार्वजनिक किया जाना गलत है और ये गलती उस लड़के ने की है। लेकिन जो मानसिक तकलीफ़ इस लड़की को पहुँच रही है उसके लिए जिम्मेदार समाज है। और अगर हम नग्नता को सहज स्वीकार करेंगे तो जो लड़कियों को दुख होता है उनकी न्यूड पिक्चर सार्वजनिक हो जाने पे या न्यूड वीडियो सार्वजनिक हो जाने पे वो दुख नहीं होगा, लड़कियां आत्महत्या नहीं करेंगी, तो ये फ़ायदा होगा। अब सवाल है कि हम इस फ़ायदे को अपनाना चाहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, एक रैकेट चलता है ब्लैकमेल करने का। उसमें क्या होता है कि फेसबुक वगैरह पे कुछ लड़कियाँ जो है वो कांटेक्ट करती हैं लड़कों से, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत चैटिंग के बाद वो उन्हें कहती हैं वीडियो कॉल पे आने, और फिर वो कहती है कि मैं हॉर्नी फील कर रही हूँ, तुम वीडियो पे मास्टरबेट करो। और जब लड़के मास्टरबेट करते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि फ़ेसबुक पे क्योंकि अब मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मुझे तुम्हारी पूरी फ्रेंड लिस्ट के बारे में पता है, मैं सबके साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो मुझे इतना पैसा दो। इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी चलती है। तो अगर नग्नता सहज स्वीकृत होगी समाज में तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग रुक जाएगी, और जिन लोगों को पैसे देने पड़े इस तरीके की ब्लैकमेलिंग की वजह से उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब जैसे मेरी ये वीडियो है, मैं खुद ही सार्वजनिक कर रहा हूँ, मुझे कोई क्या ब्लैकमेल कर लेगा। तो ऐसी ही हिम्मत क्या सभी लोगों में नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में? क्या आपके बच्चों में ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए? अगर आप माँ बाप हैं तो क्या आप इसकी कोशिश नहीं करेंगे? तो ये फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक उदाहरण देता हूँ, यूट्यूब पे एक वीडियो है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि दो सरदार हैं, वो एक नागा साधु को जो रास्ते पे नंगा जा रहा है उसको रोक के मारते हैं कि तुम नंगे जा रहे हो, हमारी बहन बेटियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे सवाल ये आता है कि उन सरदारों ने पगड़ी क्यों पहन रखी है? जाहिर सी बात है धार्मिक वजह से पहन रखी है, उसका कोई लॉजिकल या साइंटिफिक रीज़न तो होता नहीं है पगड़ी पहनने का, वो भी गर्मी की वीडियो है, तभी वो नागा साधु नंगा जा रहा है। तो अगर वो अपनी धार्मिक वजहों से पगड़ी पहन सकते हैं तो वो नागा साधु अपने धार्मिक वजहों से नंगा क्यों नहीं रह सकता? वो नंगा भी तो अपनी धार्मिक वजहों से ही है। तो अगर नग्नता को सहज स्वीकृति मिलेगी समाज में तो इस तरीके की हिंसा रुक जाएगी। अगर पहले ही मिल चुकी होती तो नागा साधु उन गुंडे सरदारों द्वारा नहीं पीटा जाता। और इसके अलावा फ़ायदा होगा कि इंसान के मन में अपने बॉडी को लेके जो सेल्फ इमेज होती है वो अच्छी होगी। अभी लोग जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स में, किसी को लगता है कि किसी लड़की को लगता है उसका ब्रेस्ट छोटा है बड़ा है, किसी को लगता है उसका मेल को लगता है उसका लिंग छोटा है बड़ा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम जो टीवी पे देखते हैं या पॉर्न में देखते हैं वो बहुत सेलेक्टेड चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन अगर लोग सड़कों पे नंगे घूमेंगे तो इंसानों को समझ आएगा कि वैरायटी है, विविधता है, कई रंग रूप आकार के स्तन आते हैं, कई रंग रूप आकार के लिंग होते हैं। तो उनका जो कॉम्प्लेक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, वो विविधता की इज्जत कर पाएंगे,
प्रकृति जो है वो विविधता पर ही आधारित है। तो उन्हें समझ आएगा कि प्रकृति की यह जो विविधता है, उस विविधता में उनका शरीर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनका शरीर चाहे जैसा भी है। और अगर उनका शरीर वैसा ना रहे, उसे वो प्लास्टिक सर्जरी या किसी तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में वो प्रकृति की उस विविधता में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर समाज में नग्नता सहज स्वीकृत होगी तो लोग जो है वो असली शरीर को देखेंगे, पॉर्न वाले नकली शरीर को नहीं देखेंगे जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है और लिंग भी बहुत सारे नकली होते हैं पॉर्न में, बल्कि वो असली देखेंगे। तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। अपने शरीर के लिए जो उनका सेल्फ इमेज, जो बॉडी इमेज होगी उनके माइंड में अपने सेल्फ के लिए, वो अच्छी होगी। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग जो हैं खुश रहेंगे। तो जिस समाज में ज़्यादा लोग खुश हों वो समाज अच्छा होगा। उस समाज में अच्छी क्रिएटिव चीज़ें होंगी, या उस समाज में जहाँ पे लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। अभी तो हाल आप देख ही रहे हैं, जगह जगह पर्चे लगे होते हैं नीम हकीमों के कि लिंग का आकार बढ़ाएं, और लोग उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें रोकेंगी तो फ़ायदे बहुत हैं। और अगर आप गहराई से समझे, एक आखिरी फ़ायदा बताना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को थोड़ी गहराई से समझना पड़ेगा कि जिस समाज में नग्नता सहज स्वीकृत होगी, सहज स्वीकृत का मतलब है कि जो नंगा रहना चाहे उसे नंगा रहने की आज़ादी हो। ऐसा नहीं कि सभी नंगे हों जैसे नागा समाज में है या जैन मुनियों में है, नहीं। जो नंगा रहना चाहे उसे आज़ादी हो। जिस समाज में इस आज़ादी की कद्र होगी वहाँ पे बाकी आज़ादी की भी कद्र होगी। हमारे समाज में आज़ादी की कद्र हमें नहीं है, इसलिए जो सरकारें हैं वो हम पे तानाशाही कर रही हैं। क्योंकि जब आपसे कहा जाता है आपको कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, जब सरकार कहती है, अदालत कहती है कि आप कपड़े पहने बिना सड़क पे नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो गुंडागर्दी से आपको मारा जाएगा, पुलिस आपको पकड़ के थाने में डाल देगी, और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप इसके विरोध में सड़क पे नहीं उतरते हैं, तो उसके बाद आपसे कुछ ही मनवाया जा सकता है। आज हमारे और आपके सांस लेने तक पे प्रतिबंध लगा दिया गया, हम खुल के सांस भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम सड़कों पे नहीं हैं। मेरा इशारा किस ओर है आप समझ पा रहे होंगे। खुल के कहूँगा तो यूट्यूब जो है वीडियो डिलीट कर देगा, इसलिए इशारों में बात कर रहा हूँ। लेकिन आज हमें खुल के सांस भी नहीं लेने दिया जा रहा और हम सड़कों पे नहीं हैं। कल को ज़बरदस्ती टीका भी लगाया जाएगा तो भी हम सड़कों पे शायद ना आए, क्योंकि हमें आज़ादी की कद्र नहीं है। अगर हमें आज़ादी की कद्र हो, अगर हम नग्नता के लिए लड़ते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस समाज में नग्नता की आज़ादी के लिए लड़ा जाएगा वहाँ पे बाकी अन्य चीज़ों की आज़ादियों के लिए भी लड़ा जाएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा समाज ही बेहतर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो बातें हुई उसके बारे में आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से समाज में कुछ भला हो सकता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डोनेशन देने के लिए बैंक डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उन डिटेल्स के ज़रिए आप डोनेशन दे सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।